हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गाइड लर्नर्स। मैं अनुराग शर्मा। आज आप लोगों को साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे हम लोग, और ये एक सीक्वेंस वाइज चैप्टर चलेंगे। फर्स्ट से लेके पूरे जितने भी 2020 और 21 का सिलेबस है, न्यू जो रिवाइज सिलेबस आया है, उसके हिसाब से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे वो ही टॉपिक को हम डिस्कस करें जो रिवाइज सिलेबस में है। 2020-21 का जो नया सिलेबस है उसी के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि लाइन लिखी हुई है, फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। ये मार्टिन एच फिशर ने लिखा हुआ है कि जो फैक्ट्स है वो साइंस नहीं है। साइंस जो है सिर्फ फैक्ट्स नहीं होते हैं। साइंस बहुत सारी चीज़ों से मिल के बनता है, जैसे कि डिक्शनरी जो है वो लिटरेचर नहीं है। पूरा एक किसी शब्दकोश जो है हमें पूरा लिटरेचर का ज्ञान नहीं करा सकता, वैसे ही कोई फैक्ट्स हमें पूरी साइंस का ज्ञान नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसी विचार के साथ हम शुरू करते हैं आपका पहला चैप्टर। चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में और इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पहले आपको बता देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम जानेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये मैं उस सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ जो आप लोगों का 2020-2021 मेन टारगेट वही रहेगा कि ये जो इस साल मई में आप लोगों को एग्ज़ाम होने वाले हैं, मेन टारगेट इस पे है अभी। और इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें हम 5 टाइप के स्पेशली केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये टाइप के कुछ हम जो है केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हम करते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एग्जांपल्स इसमें बुक में लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल लिखा हुआ है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। अगर हम रूम टेम्परेचर में दूध को रख दें, वो भी गर्मी के महीने में, तो दूध के साथ क्या होता है, वो थोड़ी देर तक सही रहेगा, उसके बाद वो जम जाएगा या दही बन जाएगा। जैसे कि आयरन का जो तवा होता है, तवा, उसको अगर हम आयरन का पैन हो, अगर उसको धो करके साफ करके रख देते हैं और उसमें हम कुछ भी ऑयलिंग ना आए, तो वो क्या हो जाता है, उसमें जंग लगने लगती है। ऐसे ही ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, मतलब कि जब अंगूर हम रख देते हैं तो वो सूखने लगता है धीरे धीरे। फूड इज कुक्ड, खाना भी पकाते हैं तो खाना पक जाता है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हम जब खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है विद रिस्पायर। जब हम सांस लेते हैं तो ये सारी प्रक्रिया जो है वो केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया है। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो इसमें हम केमिकल रिएक्शन जो आपके बुक की एक लाइन लिखी हुई है जो बुक में, वो मेंशन करी हुई है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है कि जब भी व्हेन एवर केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। जब भी कहीं भी केमिकल चेंज होता है, ऑकर्स मतलब होना, जब भी कहीं केमिकल चेंज होता है, लाइक रखा हुआ दूध, दूध से दही बन जाता है, दैट इज उसमें क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है। तो अगर वो केमिकल चेंज हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो बात समझ आ गई कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कि जहाँ भी कहीं वेन एवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। अंडरस्टूड है बात? ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के आपको एग्जांपल्स मैंने पहले ही बता दिए, चलिए एक बार और से। जैसे कि केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे किसी चीज़ में जंग लगना, खाने का डाइजेस्ट हो जाना, सांस लेते समय ऑक्सीजन का अंदर रह जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आ जाना। ये सारी चीज़ें जो है, हमारी खाने का पकना भी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन का एक बेहतरीन एग्जांपल आपके इस बुक में दिया हुआ है, जो है एक्टिविटी 1 में, कि हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे। क्या लेते हैं? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हम जब जलाते हैं आग में, और वहाँ पे जो है एयर की प्रेजेंस में जब उसको बर्न करते हैं, तो बर्न होने के बाद जो ऐश बचती है, यानी कि राख बचती है, वो राख जो है वो ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करके वो मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। यही आपकी एक्टिविटी है। इसमें आप एक्टिविटी में फिगर में देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे एक मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है। जो ऐश बनी, यहाँ पे राख बनी हुई है, ये क्या है, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जलते समय,
तो ये क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक क्या हो गया आपका केमिकल रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। और भी चलिए देखते हैं, आपके बुक में और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं केमिकल रिएक्शन के एक्टिविटी के साथ। तो एक्टिविटी 1.2 भी और 1.3 भी हमको केमिकल रिएक्शन होने का जो है बात बताती है कि कैसे केमिकल रिएक्शन होता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि हम कब कब कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ पे फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, हमने 3 एक्टिविटीज करी, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। तो इनमें से अगर कोई भी चीज़ होती है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि पहला है चेंज इन स्टेट, अगर किसी स्टेट में चेंज होता है, जैसे कि आपने देखा कि अगर हमने मैग्नीशियम को यानी Mg जलाया तो ये जलने के बाद क्या बन गया, राख बन गई। तो ये राख बन गई, इसका मतलब क्या हो गया, इसमें स्टेट में परिवर्तन हो गया। अब अगर चेंज इन कलर, तो अगर हम किसी चीज़ में कोई भी चीज़ मिला देते हैं केमिकल रिएक्शन होती है। या जैसे कुछ भी चीज़ जला दी, जलाने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो कलर चेंज हो गया तो वो क्या बन गया, केमिकल रिएक्शन हो गई वहाँ पे। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी कुछ जलता है तो उस टाइम पे गैस भी निकलती है। कभी बिना जले भी गैस एवोपरेट होती है, किसी चीज़ को हीट किया तो उसमें से गैस निकल जाती है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर, कभी कोई रिएक्शन होती है उसमें हम टेम्परेचर को भी चेंज देख सकते हैं। जैसे आपको एक बहुत अच्छा, मैं आपको घर पे प्रैक्टिकल करने के लिए बताऊंगा कि आप हाथ में डिटर्जेंट जो होता है डिटर्जेंट हाथ में लेकर के आप उसको पानी में मुट्ठी में लेकर के पानी में डिप करिए और धीरे धीरे स्लोली स्लोली हाथ को ओपन करिए। वहाँ पे जब पानी में डिटर्जेंट मिक्स होता है तो आपको हल्की सी हीट महसूस होगी, टेम्परेचर महसूस होगा। तो वहाँ पे क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है, आपको हीट महसूस हो रही है, दैट इज क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपने केमिकल रिएक्शन समझ लिया, अब अगला हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे हमने देखा कि मैग्नीशियम को हमने जलाया, बर्न किया, मैग्नीशियम जलने के बाद ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और रिएक्शन के बाद उसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, अगर हम इसको एक लाइन में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, वी बर्न मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, देन आफ्टर इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है लिखने में भी और देखने पढ़ने में भी। तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशंस बनाते हैं। जैसे इसमें केमिकल इक्वेशन हम बनाएंगे तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीशियम हमने जलाया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब हमने ये प्रोसेस लिखी तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उसको प्लस से जोड़ा गया है और दोनों के बनने के बाद एरो, एक एरो से डिनोट किया गया है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बाद में बनने के बाद दिखा रहा है। नीचे लिखा हुआ है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि जब या दो से अधिक कोई भी चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट करने वाली चीज़ को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो रिएक्शन के बाद एरो के जो राइट हैंड साइड लिखा होता है दैट इज प्रोडक्ट, जो बना है, जो बना है वो प्रोडक्ट होगा। और जिन चीज़ों से मिलके बना है दीज आर रिएक्टेंट्स। ये एक दो तीन कुछ भी हो सकता है ये भी, और प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, एरो से हम प्रोडक्ट बनने वाले को डिनोट करते हैं कि रिएक्शन जिस तरफ एरो का फेस रहेगा, इसका मतलब है कि आफ्टर रिएक्शन ये क्या है, प्रोडक्ट है। अंडरस्टूड है। तो चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, दूसरा हो गया केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन का एक और रूप है जिसे हम थोड़ा सा और मॉडिफाई तरीके से लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में, जब केमिकल रिएक्शन में हम, जैसे इसमें लिखा हुआ मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हम सिंबल यूज़ करेंगे जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सिंबल्स हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम क्या लिखेंगे, Mg, और ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे, O2। और ये जो एरो बना, ये एरो को हम बनाएंगे एज अ सिंबल कि हम इन दोनों को बनाने के बाद हमने क्या बना दिया, ये दोनों रिएक्शन के बंद करने के बाद क्या बनेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं MgO।
ठीक है, प्लस यानी कि हम ये दोनों आपस में रिएक्ट करके जुड़ करके क्या बना रहे हैं, MgO बना रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। अब बैलेंस्ड का क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड का मतलब होता है ये जो एरो है, ठीक है, ये जो एरो है ये बताती है, ये डिफरेंशिएट करती है कि इस साइड एरो के जो पीछे है वो है रिएक्टेंट्स और जो एरो के सामने है वो है प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ जो एलिमेंट्स के नंबर्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। तो सेम होंगे तो हम कहेंगे इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। दोनों तरफ क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। दोनों तरफ जो है एलिमेंट्स इक्वल इक्वल हैं, दैट इज वो क्या है, इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशंस बैलेंस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेके हम जो आपके बुक में है उसी से लेके समझते हैं। जैसे है यहाँ पे आपके जिंक, यहाँ पे Zn यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। फिर उसके बाद जिंक, अब ये बनने के बाद रिएक्शन के बाद क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन यानी कि ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए ये क्या इक्वेशन बैलेंस है, चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं कि Zn कितना है, एक है, इधर Zn एक है, ठीक है, बात सही है। हाइड्रोजन एक दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, ठीक है बात। SO4 यानी SO4 इधर भी है, तो यानी कि ये इक्वेशन कैसा है, लगभग बैलेंस दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे चार्ट में समझाया गया, एक चार्ट बना के कि एलिमेंट्स देखेंगे हम। यहाँ पे चार्ट देखिए, हम एक ऐसा ही चार्ट ड्रॉ करेंगे। उस पे देखिए एलिमेंट लिखा हुआ है एक तरफ, हम एक तरफ एलिमेंट लिखा हुआ है, ये एलिमेंट यानी Zn एक तरफ लिखा हुआ है यानी कि LHS यानी जिधर रिएक्टेंट, और एक तरफ प्रोडक्ट। तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं कि कैसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छे तरीके से समझिएगा कि बड़ा आसान है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन हमें दी हुई है, जैसे कि Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके चारों तरफ बॉक्स क्यों बना हुआ है। तो ये बॉक्स बनाया गया है कि हम इस नंबर जो भी इसको बैलेंस करने के लिए लिखेंगे वो इस बॉक्स के बाहर ही लिखेंगे, अंदर इसके कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। जैसे Fe3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे, जो भी लिखेंगे इसके बाहर लिखेंगे। फिर हमें क्या करना होता है, एक चार्ट बनाना होता है। बॉक्स बनाने के बाद हमें दूसरा स्टेप एक चार्ट बनाना होता है जिसमें हमें एलिमेंट लिखने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट में कितने नंबर हैं, और एटम्स इन प्रोडक्ट में कितने जो है आपके एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। यानी एक फेरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं और इनके नंबर्स देख लेते हैं। रिएक्टेंट में एक फेरस है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। प्रोडक्ट में फेरस 3 है और हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन 4 है। 1 मिनट, ये दिखाई नहीं दे रहा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब दिख रहा है ये 4 है। ओके, हमने इसको बना लिया। अब हमें बैलेंस करते समय एक चीज़ कहीं से भी शुरुआत करनी है, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं बैलेंस करना। चलिए हमने फेरस को देखा कि जो हमारा फेरस है उस पे 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 3 है, तो हम 1 में प्लस नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, 3 का। जैसे ही हमने 1 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया इक्वल्स टू 3, है ना, और यहाँ पे 3, तो यानी 3 3 बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें कि यहाँ भी हमें फेरस के पहले 3 लिख देना है। इक्वेशन में हमने 3 लिख दिया। उसके बाद अब देख रहे हैं कि फेरस में हमने 3 लिखा, इससे कोई ज़्यादा इस पूरी इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ा। चलिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो हमारा वो पूरी तरह से बैलेंस है, यानी 2 और 2। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो चलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 4। अब जरा देखिए ध्यान से, हमने इसमें 4 मल्टीप्लाई किया तो ये तो 4 बन गया, लेकिन हमने यहाँ पे 4 लिखा, अंदर नहीं लिख सकते। तो हाइड्रोजन के बाहर हमने 4, ऑक्सीजन के बाहर 4, ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाहर बॉक्स के 4 लिख दिया। जैसे ही 4 लिखा, ऑक्सीजन तो आपका 4 हो गया, लेकिन क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 पहले से था और 4 और आ गए, तो 4 दूनी 8 हो गए। यानी कि अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई अपने आप हो गया। यहाँ पे कैसा हो गया, 4 का मल्टीप्लाई
अपने आप हो गया। अब एक बार मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए फिर से एक बार ऐसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने किया 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया हुआ था तो, और यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से ये भी 4 मल्टीप्लाई हो गया अपने आप, लेकिन ये तो 3 बन गया, तो इक्वल हो गए दोनों तरफ। ये क्या हुआ, 8 बन गया, और ये क्या हुआ, 4। तो जब हमने देखा कि ये तो इक्वल हो गए ये दोनों, अब ये अनबैलेंस्ड हो गया, यानी कि हाइड्रोजन हमारा अनबैलेंस्ड हो गया। हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हुआ तो कितना अनबैलेंस हो गया, 2 से 4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जरा देखिए कि हम अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। यहाँ हमने 4 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मैंने 4 लिख दिया, तो पूरी इक्वेशन में अब जो है कुछ बैलेंस करने के लिए बचा नहीं। तो देखिए जो इक्वेशन बनी 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, यानी कि पूरी इक्वेशन अब आपकी देखिए बैलेंस है। कैसे, 3, 8 और 4 यानी कि 3, और यहाँ पे बनेगा 8 यानी 8, 3, ये 3, 8 और 4, यानी कि अब आपकी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो गई। तो आई होप आपको बैलेंस करना समझ में आ गया होगा, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। एक दो इक्वेशन लेके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इसको हम बैलेंस करना, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो हमने बैलेंस करना जो है सीख लिया, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना सीख लिया है, और आप इसके कुछ एग्जांपल्स लगाएंगे और आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पे बैलेंस करने के बाद हमने इक्वेशन को जब बैलेंस किया था तो यहाँ पे फाइनली इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, यानी कि ये बैलेंस पूरी तरह से जो है इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। चलिए फिर अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आ गई है बीच में कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट जो होते हैं हमारे, कोई भी इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स हैं वो किस स्टेट में हैं वो भी ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे फेरस किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। अच्छा, फेरस क्या होता है, आयरन होता है। फेरस मतलब आयरन होता है, Fe। और जो है H2O जो एक प्रकार की क्या है, गैस है। Fe3O4 यानी कि ये सॉलिड है, यानी जिस स्टेट में है उसके सामने हम ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में हम वो डिनोट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया है, अगर ये सॉलिड है तो इसमें S लिख दिया है, यहाँ पे अगर ये गैस है तो गैस लिख दिया है, और अगर ये सॉलिड है सॉलिड गैस, ठीक है। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसे ही कहते हैं राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट।